द अनसीन मर्डर शेरलॉक होम्स की एक मौलिक रहस्यक था। लंदन की धुंध भरी एक शाम, जब शहर की गलियों में रहस्य की छाया मंडरा रही थी, मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन 221 बी बेकर स्ट्रीट के अपने परिचित कमरे में बैठा था। शेरलॉक होम्स अपनी पसंदीदा कुर्सी पर आराम से बैठे हुए अपनी पाइप से धुआं छोड़ रहे थे, जब अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई दी। वॉटसन, होम्स ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, हमारे पास एक मेहमान आने वाला है और मुझे लगता है कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अंदर आए। उनका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। होम्स, लेस्ट्रेड ने कहा, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। एक बहुत ही अजीब मामला है। होम्स ने अपनी आंखें खोली और लेस्ट्रेड की ओर देखा। बताइए, लेस्ट्रेड, क्या हुआ है? सर चार्ल्स एशवर्थ की मृत्यु हो गई है, लेस्ट्रेड ने कहा। पहली नजर में ये एक प्राकृतिक मौत लग रही है, दिल का दौरा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही है। होम्स ने अपनी पाइप एक तरफ रख दी और आगे झुक गए। सर चार्ल्स एशवर्थ, वो धनी उद्योगपति, उनकी उम्र कितनी थी? 55 साल, लेस्ट्रेड ने कहा। वो अपने घर के अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए। कमरा अंदर से बंद था। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। डॉक्टर का कहना है कि दिल का दौरा पड़ा है। तो फिर आपको क्या संदेह है? मैंने पूछा। लेस्ट्रेड ने एक गहरी सांस ली। कुछ अजीब बातें हैं। पहली बात, सर चार्ल्स का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। उनका नियमित चेकअप हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। दूसरी बात, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वो कुछ सुखद सोच रहे हों। और तीसरी बात, कमरे में एक अजीब सी गंध थी। होम्स की आंखें चमक उठीं। दिलचस्प। और परिवार के सदस्य? उनकी पत्नी, लेडी एशवर्थ, और घर में कुछ नौकर हैं। सभी का अलीबाई साफ है। होम्स खड़े हो गए। वॉटसन, अपना कोट लीजिए। हमें एशवर्थ मैनर जाना है। एशवर्थ मैनर लंदन के बाहरी इलाके में स्थित एक भव्य हवेली थी। जब हम वहां पहुंचे तो शाम का धुंध हल्का छा रहा था। हवेली के बाहर पुलिस के कुछ लोग खड़े थे और अंदर का माहौल गमगीन था। लेस्ट्रेड ने हमें सीधे सर चार्ल्स के अध्ययन कक्ष में ले गया। ये एक बड़ा कमरा था, जिसमें किताबों से भरी अलमारियां, एक बड़ी मेज और आरामदायक कुर्सियां थी। सर चार्ल्स का शव अब वहां नहीं था, लेकिन होम्स ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया। वॉटसन, होम्स ने कहा, यहां देखिए, मेज पर चाय का कप है और ये अभी भी आधा भरा हुआ है। इसका मतलब है कि सर चार्ल्स की मृत्यु चाय पीते समय हुई। मैंने चाय के कप को देखा। कुछ खास बात है इसमें? होम्स ने कप को सूंघा। एक अजीब सी गंध है। ये सामान्य चाय की गंध नहीं है। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। और यहां देखिए, फर्श पर कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये क्या हो सकता है? होम्स ने अपना आवर्धक कांच निकाला और फर्श पर पड़े छोटे टुकड़ों को ध्यान से देखा। ये दिलचस्प है। ये किसी पौधे के पत्ते के टुकड़े लगते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य पौधा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, होम्स? मैंने पूछा। अभी तक कुछ नहीं, वॉटसन, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। होम्स ने कमरे की खिड़कियों और दरवाजों की जांच की। सभी खिड़कियां अंदर से बंद हैं और दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो फिर कोई बाहरी व्यक्ति कैसे अंदर आ सकता था? लेस्ट्रेड ने कहा, यही तो समस्या है, होम्स। ये एक बंद कमरे की रहस्यमय मौत है। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लेस्ट्रेड, बंद कमरे की हत्याएं असंभव नहीं होती। बस उन्हें सुलझाने के लिए थोड़ी अधिक सोच की जरूरत होती है। होम्स ने सर चार्ल्स की मेज की दराजें खोली। उसमें कुछ कागजात, पत्र और व्यापारिक दस्तावेज थे। उन्होंने एक पत्र उठाया और पढ़ा। यह दिलचस्प है, होम्स ने कहा। यह पत्र एक डॉ एलिजाबेथ कार्टर से है। वो एक वैज्ञानिक है और इस पत्र में वह सर चार्ल्स से कुछ शोध के बारे में बात कर रही है।
क्या शोध? मैंने पूछा। होम्स ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। वो कुछ दुर्लभ पौधों और उनके रासायनिक गुणों के बारे में लिख रही है। और यहां देखिए, उन्होंने एक विशेष पौधे का जिक्र किया है जो दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकता है। लेस्ट्रेड ने चौंकते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह हत्या है? अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता, होम्स ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें डॉ कार्टर से बात करनी चाहिए। होम्स ने कमरे में एक और चीज देखी। चिमनी के पास एक छोटा सा राख का ढेर था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। वॉटसन, यह राख किसी सामान्य लकड़ी या कोयले की नहीं है। यह किसी और चीज के जलने से बनी है। होम्स ने राख का एक छोटा सा नमूना लिया। मुझे इसकी जांच करानी होगी। अचानक कमरे में एक महिला आई। वो लगभग 40 साल की थी, सुंदर, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख था। ये लेडी एशवर्थ है, लेस्ट्रेड ने परिचय कराया। लेडी एशवर्थ ने होम्स की ओर देखा। मिस्टर होम्स, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कृपया मेरे पति की मृत्यु का सच पता लगाइए। होम्स ने विनम्रता से कहा, लेडी एशवर्थ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या सर चार्ल्स का कोई दुश्मन था? लेडी एशवर्थ ने सोचते हुए कहा, चार्ल्स एक सफल व्यापारी थे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी दुश्मनी थी कि वो उन्हें मार डाले। क्या वह किसी बात से परेशान थे? कोई चिंता या तनाव? नहीं, वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। हाल ही में उन्होंने एक नया व्यापारिक सौदा किया था और वो बहुत खुश थे। होम्स ने पूछा, डॉ एलिजाबेथ कार्टर के बारे में आप क्या जानती हैं? लेडी एशवर्थ का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो एक वैज्ञानिक है। चार्ल्स उनके शोध में दिलचस्पी रखते थे। वो कभी कभी यहां आती थी। कब आई थी आखिरी बार? कल ही। वो चार्ल्स से कुछ शोध के बारे में बात करने आई थी। होम्स और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्या आप जानती हैं कि वो किस बारे में बात कर रही थी? होम्स ने पूछा। नहीं, वो चार्ल्स के साथ अकेले में बात कर रही थी। मैं वहां नहीं थी, होम्स ने कहा। लेडी एशवर्थ, क्या आप में घर के अन्य सदस्यों से मिलवा सकती हैं? लेडी एशवर्थ ने हमें घर के मुख्य बटलर जेम्स से मिलवाया। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो पिछले 20 सालों से एशवर्थ परिवार की सेवा कर रहा था। जेम्स, होम्स ने कहा, आप सर चार्ल्स को कब आखिरी बार जीवित देखा था? जेम्स ने कहा, कल शाम, सर। मैंने उन्हें उनके अध्ययन कक्ष में चाय परोसी थी। वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। चाय में कुछ खास था? नहीं, सर, वही सामान्य चाय जो वो रोज पीते थे। होम्स ने पूछा, क्या आपने डॉ कार्टर को देखा था जब वो कल आई थी? जेम्स का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। हां, सर, वो सर चार्ल्स से मिलने आई थी। वो लगभग 1 घंटे तक रही। उनकी बातचीत के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं, सर, वो अध्ययन कक्ष में बंद दरवाजे के पीछे बात कर रहे थे। होम्स ने जेम्स से कुछ और सवाल पूछे, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। जब हम एशवर्थ मैनर से निकले तो होम्स गहरे विचार में डूबे हुए थे। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला जितना सरल दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है। मुझे लगता है कि सर चार्ल्स की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? मैंने पूछा। कई कारण हैं। पहला, वो अजीब गंध जो कमरे में थी। दूसरा, फर्श पर पड़े पौधे के टुकड़े। तीसरा, चिमनी में वो अजीब राख। और चौथा, डॉ कार्टर का कल का दौरा। तो आप क्या सोचते हैं कि हुआ है? होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि सर चार्ल्स को जहर दिया गया है, लेकिन यह कोई सामान्य जहर नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो दिल के दौरे का भ्रम पैदा करता है, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। हत्यारा कैसे भाग गया? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, यही तो इस मामले की सबसे दिलचस्प बात है। हत्यारे को भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही बाहर था। मैं समझ नहीं पाया कि होम्स का क्या मतलब था,
लेकिन मैं जानता था कि वो जल्द ही सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। अगले दिन होम्स ने डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर से मिलने का फैसला किया। वो लंदन के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करती थी। डॉ कार्टर एक बुद्धिमान और आकर्षक महिला थी। जब होम्स ने उनसे सर चार्ल्स के बारे में पूछा तो वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, सर चार्ल्स की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो एक अच्छे इंसान थे। आप उनसे कैसे मिली? होम्स ने पूछा। मैं पौधों के औषधीय गुणों पर शोध करती हूं। सर चार्ल्स मेरे शोध में दिलचस्पी रखते थे और वो मेरे काम को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। आप कल उनसे मिलने गई थी। आप किस बारे में बात कर रहे थे? डॉक्टर कार्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं उन्हें अपने नए शोध के बारे में बता रही थी। मैंने एक दुर्लभ पौधे की खोज की है जिसके रासायनिक गुण बहुत दिलचस्प है। कैसे गुण? होम्स ने तीखी नजर से पूछा। यह पौधा दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकता है। सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह दिल की बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन गलत मात्रा में। गलत मात्रा में क्या होगा? मैंने पूछा। डॉक्टर कार्टर ने अपनी आंखें नीची कर ली। यह दिल के दौरे का कारण बन सकता है। होम्स और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। डॉ कार्टर, होम्स ने कहा, क्या आपके पास इस पौधे का नमूना है? हां, मेरी प्रयोगशाला में है, लेकिन मैं इसे बहुत सावधानी से रखती हूं। क्या कोई और व्यक्ति इस पौधे के बारे में जानता है? डॉक्टर कार्टर ने सोचते हुए कहा। मैंने सर चार्ल्स को इसके बारे में बताया था और मेरे कुछ सहयोगी भी जानते हैं। होम्स ने पूछा, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस पौधे का गलत इस्तेमाल कर सकता है? डॉक्टर कार्टर का चेहरा पीला पड़ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि सर चार्ल्स की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उन्हें जहर दिया गया था। डॉक्टर कार्टर ने चौंकते हुए कहा, यह असंभव है। मेरा शोध किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। होम्स ने शांति से कहा, डॉक्टर कार्टर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने आपके शोध का गलत फायदा उठाया है। डॉक्टर कार्टर ने अपना सिर हिलाया। यह बहुत दुखद है। अगर मेरे शोध का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। होम्स ने कहा, डॉक्टर कार्टर, क्या आप हमें अपनी प्रयोगशाला दिखा सकती हैं? डॉ कार्टर की प्रयोगशाला अस्पताल के तहखाने में थी। यह एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित कमरा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, रसायन और उपकरण थे। होम्स ने प्रयोगशाला का बारीकी से निरीक्षण किया। डॉक्टर कार्टर, वो दुर्लभ पौधा कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? डॉक्टर कार्टर ने एक छोटे से कांच के डिब्बे की ओर इशारा किया। यहां है, लेकिन उन्होंने डिब्बा खोला और चौंक गई। ये तो खाली है। मेरा पौधे का नमूना गायब है। होम्स की आंखें चमक उठीं। कब आपने आखिरी बार इसे देखा था? कल, जब मैं सर चार्ल्स से मिलने जाने से पहले यहां आई थी। क्या आपकी प्रयोगशाला में कोई और आ सकता है? केवल अस्पताल के कुछ वरिष्ठ डॉक्टर और मेरे सहयोगी, लेकिन सभी के पास चाबी नहीं है। होम्स ने प्रयोगशाला के दरवाजे और ताले की जांच की। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि चोर के पास चाबी थी, या वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप जानती हैं। डॉक्टर कार्टर ने परेशानी से कहा, लेकिन मैं किसी पर संदेह नहीं कर सकती। सभी सम्मानित डॉक्टर हैं। होम्स ने कहा, डॉ कार्टर, क्या आप हमें उन सभी लोगों की सूची दे सकती हैं जिनके पास आपकी प्रयोगशाला की चाबी है? डॉक्टर कार्टर ने एक कागज पर कुछ नाम लिखे। होम्स ने उस सूची को ध्यान से देखा। दिलचस्प, होम्स ने कहा। इनमें से कोई व्यक्ति सर चार्ल्स को जानता था? डॉक्टर कार्टर ने सोचते हुए कहा, हां, डॉक्टर रॉबर्ट थॉम्पसन। वो कभी कभी सर चार्ल्स के घर उनकी जांच करने जाते थे। होम्स ने तुरंत पूछा, डॉक्टर थॉम्पसन कहाँ है अभी? वो आज छुट्टी पर है। कल से वो शहर से बाहर गए हैं। होम्स और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। यह संदिग्ध लग रहा था।
डॉक्टर कार्टर, होम्स ने कहा, क्या आप डॉक्टर थॉम्पसन के बारे में और बता सकती हैं? वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन हाल ही में उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उन्होंने कुछ गलत निवेश किए थे। ये जानकारी होम्स के लिए महत्वपूर्ण थी। आर्थिक परेशानी अक्सर लोगों को गलत काम करने पर मजबूर करती है। जब हम प्रयोगशाला से निकले, तो होम्स ने कहा, वॉटसन, मुझे लगता है कि हमें डॉ थॉम्पसन को ढूंढना होगा, लेकिन वो तो शहर से बाहर गए हैं। हाँ, लेकिन मुझे संदेह है कि वो वास्तव में कहाँ गए हैं। होम्स ने लेस्ट्रेड को डॉक्टर थॉम्पसन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। कुछ घंटों बाद लेस्ट्रेड ने बताया कि डॉक्टर थॉम्पसन ने अपने होटल में चेक इन नहीं किया था, जहां उन्होंने कहा था कि वो जा रहे हैं। तो वो झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा, बिल्कुल, होम्स ने कहा, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। होम्स ने लेस्ट्रेड को डॉक्टर थॉम्पसन के घर जाने के लिए कहा। जब हम वहां पहुंचे, तो घर में रोशनी थी। हालांकि डॉक्टर थॉम्पसन ने कहा था कि वो शहर से बाहर है। लेस्ट्रेड ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद डॉक्टर थॉम्पसन ने दरवाजा खोला। वो परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। डॉक्टर थॉम्पसन, लेस्ट्रेड ने कहा, आप तो शहर से बाहर गए थे? डॉक्टर थॉम्पसन ने हकलाते हुए कहा, हां, मतलब, मैं वापस आ गया। मेरी तबीयत खराब हो गई। होम्स ने कहा, डॉक्टर थॉम्पसन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें आपसे कुछ बात करनी है। डॉ थॉम्पसन ने हिचकिचाते हुए हमें अंदर आने दिया। उनका घर अव्यवस्थित था और वो बहुत परेशान लग रहे थे। डॉक्टर थॉम्पसन, होम्स ने कहा, सर चार्ल्स एशवर्थ की मृत्यु के बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर थॉम्पसन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मैंने सुना है कि उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद बात है। आप उन्हें कब आखिरी बार मिले थे? कुछ हफ्ते पहले, जब मैं उनकी नियमित जांच करने गया था। होम्स ने अपनी तीखी नजर से डॉक्टर थॉम्पसन को देखा। डॉक्टर थॉम्पसन, क्या आप डॉक्टर कार्टर के शोध के बारे में जानते हैं? डॉक्टर थॉम्पसन ने घबराते हुए कहा, हां, वो पौधों पर शोध करती है। और क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रयोगशाला से एक दुर्लभ पौधे का नमूना गायब है? डॉक्टर थॉम्पसन ने अपनी आंखें नीची कर ली। नहीं, मुझे नहीं पता, होम्स ने कहा। डॉक्टर थॉम्पसन, मुझे लगता है कि आप सच नहीं बोल रहे। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आपको पैसे की सख्त जरूरत है। डॉ थॉम्पसन ने अपना सिर हिलाया। हां, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला। ये वही पौधे का टुकड़ा है जो मुझे सर चार्ल्स के अध्ययन कक्ष में मिला था। और ये वही पौधा है जो डॉक्टर कार्टर की प्रयोगशाला से गायब है। डॉक्टर थॉम्पसन का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। वो जानता था कि वो पकड़ा गया है। डॉक्टर थॉम्पसन, होम्स ने कहा, आपने डॉक्टर कार्टर की प्रयोगशाला से वो पौधा चुराया और आपने उसका इस्तेमाल सर चार्ल्स को जहर देने के लिए किया। डॉक्टर थॉम्पसन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर आप बताइए कि सच क्या है? लेस्ट्रेड ने कहा। डॉक्टर थॉम्पसन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूं। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने डॉ कार्टर की प्रयोगशाला से पौधे का नमूना चुराया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सर चार्ल्स को जहर नहीं दिया था। तो फिर आपने वो पौधा क्यों चुराया? होम्स ने पूछा। मैं इसे बेचना चाहता था। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मैंने सुना था कि कुछ लोग ऐसे दुर्लभ पौधों के लिए अच्छी कीमत देते हैं। तो फिर वो पौधा अब कहाँ है? डॉक्टर थॉम्पसन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने इसे एक व्यक्ति को बेच दिया। किसको? होम्स ने तुरंत पूछा। एक आदमी जो मुझसे मिला था। उसने कहा था कि वो पौधों का संग्रह करता है। उसका नाम क्या था? उसने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वो एक धनी व्यक्ति लग रहा था। होम्स ने डॉक्टर थॉम्पसन से उस व्यक्ति का विवरण पूछा। डॉक्टर थॉम्पसन ने बताया कि वो एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, अच्छे कपड़े पहने हुए, और उसके पास बहुत पैसा था।
उसने आपको कितने पैसे दिए? होम्स ने पूछा। 500 पाउंड। ये एक बड़ी राशि थी, खासकर एक छोटे से पौधे के नमूने के लिए। होम्स ने कहा, डॉ थॉम्पसन, आप कहां उस व्यक्ति से मिले थे? एक कैफे में। वो मुझसे संपर्क करके मिलने के लिए कहा था। उसने आपसे कैसे संपर्क किया था? एक पत्र के द्वारा। होम्स ने तुरंत पूछा, वो पत्र कहाँ है? डॉक्टर थॉम्पसन ने अपनी मेज की दराज से एक पत्र निकाला। होम्स ने उसे ध्यान से पढ़ा। दिलचस्प, होम्स ने कहा। यह पत्र बहुत सावधानी से लिखा गया है। लेखक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की है। होम्स ने पत्र को और ध्यान से देखा। लेकिन हर अपराधी कोई न कोई गलती करता है। यहां देखिए, इस पत्र के कागज पर एक छोटा सा निशान है। यह किसी खास दुकान का निशान लग रहा है। होम्स ने लेस्ट्रेड से कहा कि वो डॉक्टर थॉम्पसन को हिरासत में ले ले, लेकिन उन पर हत्या का आरोप न लगाए। अभी तक केवल चोरी का मामला था। जब हम डॉक्टर थॉम्पसन के घर से निकले तो होम्स गहरे विचार में डूबे हुए थे। वॉटसन, उन्होंने कहा, यह मामला और भी जटिल हो गया है। डॉक्टर थॉम्पसन ने पौधा चुराया, लेकिन उन्होंने हत्या नहीं की। असली हत्यारा वो व्यक्ति है जिसने डॉ थॉम्पसन से पौधा खरीदा। लेकिन हमें उस व्यक्ति का पता कैसे चलेगा? मैंने पूछा। होम्स ने पत्र को फिर से देखा। इस कागज के निशान से मुझे लगता है कि यह लंदन की एक खास स्टेशनरी दुकान का निशान है। अगले दिन होम्स ने उस स्टेशनरी दुकान का पता लगाया। दुकानदार ने बताया कि यह कागज केवल कुछ खास ग्राहकों को बेचा जाता है। क्या आप हमें उन ग्राहकों की सूची दे सकते हैं? होम्स ने पूछा। दुकानदार ने एक रजिस्टर निकाला और कुछ नाम बताए। उनमें से एक नाम होम्स को जाना पहचाना लगा। लॉर्ड ब्लैकवुड। होम्स ने फुसफुसाया। आप उन्हें जानते हैं? मैंने पूछा। हां, वो एक धनी उद्योगपति है और मुझे याद है कि सर चार्ल्स के साथ उनका कोई व्यापारिक विवाद था। ये एक महत्वपूर्ण सुराग था। होम्स ने तुरंत लॉर्ड ब्लैकवुड के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। लॉर्ड ब्लैकवुड एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास कई कंपनियां थी और वो राजनीतिक हलकों में भी सक्रिय थे। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा हमेशा साफ नहीं थी। कुछ लोग उन्हें बेईमान और क्रूर मानते थे। होम्स ने पता लगाया कि सर चार्ल्स और लॉर्ड ब्लैकवुड के बीच एक बड़े खनन सौदे को लेकर विवाद था। सर चार्ल्स ने लॉर्ड ब्लैकवुड के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिससे लॉर्ड ब्लैकवुड को बड़ा नुकसान हुआ था। यह मकसद हो सकता है, होम्स ने कहा। लॉर्ड ब्लैकवुड सर चार्ल्स से बदला लेना चाहते थे, लेकिन हमें यह साबित करना होगा कि उन्होंने डॉक्टर थॉम्पसन से पौधा खरीदा और सर चार्ल्स को जहर दिया। होम्स ने कहा, हां, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह कैसे किया गया। होम्स ने अपना सिद्धांत समझाया। लॉर्ड ब्लैकवुड ने डॉ थॉम्पसन से पौधा खरीदा। फिर उन्होंने उस पौधे से एक विष तैयार किया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने सर चार्ल्स को यह विष कैसे दिया, जबकि कमरा अंदर से बंद था? आप क्या सोचते हैं? मैंने पूछा। होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि विष चाय में मिलाया गया था। लेकिन यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जो घर के अंदर था। आप किसका संदेह कर रहे हैं? मुझे लगता है कि लॉर्ड ब्लैकवुड ने घर के किसी व्यक्ति को रिश्वत दी या धमकी दी। होम्स ने एशवर्थ मैनर के सभी नौकरों की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि बटलर जेम्स हाल ही में कुछ परेशान लग रहे थे। जब होम्स ने जेम्स से फिर से बात की, तो उन्होंने पाया कि जेम्स कुछ छिपा रहे थे। जेम्स, होम्स ने कहा, क्या आप हमें सच बताएंगे कि सर चार्ल्स की मृत्यु के दिन क्या हुआ था? जेम्स ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सर। नहीं, जेम्स, आप कुछ छिपा रहे हैं। क्या किसी ने आपको सर चार्ल्स की चाय में कुछ मिलाने के लिए कहा था? जेम्स का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, सर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। होम्स ने अपनी तीखी नजर से जेम्स को देखा। जेम्स, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच नहीं बताएंगे, तो आप पर हत्या का आरोप लग सकता है।
जेम्स ने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। सर, मैं बताइए, जेम्स, सच क्या है? जेम्स ने आखिरकार कबूल किया। एक आदमी मुझसे मिला था। उसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने सर चार्ल्स की चाय में एक छोटा सा पाउडर नहीं मिलाया, तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। वो आदमी कौन था? होम्स ने तुरंत पूछा। मैं नहीं जानता। उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था, लेकिन वो एक धनी व्यक्ति लग रहा था। उसने आपको क्या दिया था? एक छोटा सा पाउडर। उसने कहा था कि यह सिर्फ सर चार्ल्स को बीमार करेगा, उन्हें मारेगा नहीं। होम्स ने कहा, जेम्स, आपने बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। जेम्स ने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी करूंगा, सर। मुझे नहीं पता था कि यह सर चार्ल्स को मार देगा। होम्स ने जेम्स से उस व्यक्ति का विवरण पूछा। जेम्स ने बताया कि वो व्यक्ति लंबा, मध्यम आयु का था और उसकी आवाज में अधिकार था। क्या आप उसे फिर से पहचान सकेंगे? होम्स ने पूछा। शायद, अगर मैं उसकी आवाज सुनूं। होम्स ने लेस्ट्रेड को लॉर्ड ब्लैकवुड को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए कहा। अगले दिन लॉर्ड ब्लैकवुड स्कॉटलैंड यार्ड आए। वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने होम्स के सवालों का जवाब बहुत आत्मविश्वास से दिया। मिस्टर होम्स, लॉर्ड ब्लैकवुड ने कहा, मैं नहीं समझ रहा कि आप मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं। सर चार्ल्स की मृत्यु एक दुखद घटना है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। होम्स ने कहा, लॉर्ड ब्लैकवुड, क्या आप डॉक्टर थॉम्पसन को जानते हैं? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या आपने हाल ही में कोई दुर्लभ पौधा खरीदा है? लॉर्ड ब्लैकवुड ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। मैं पौधों का शौकीन हूं। मैं कभी कभी दुर्लभ पौधे खरीदता हूं। होम्स ने जेम्स को कमरे में बुलाया। जब जेम्स ने लॉर्ड ब्लैकवुड की आवाज सुनी, तो उसका चेहरा पहचान से भर गया। यही है, सर, जेम्स ने कहा। यही वो आदमी है जिसने मुझे धमकी दी थी। लॉर्ड ब्लैकवुड का चेहरा बदल गया। यह झूठ है। मैं इस आदमी को नहीं जानता। होम्स ने कहा, लॉर्ड ब्लैकवुड, हमारे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आपने डॉ थॉम्पसन से दुर्लभ पौधा खरीदा, उससे विष तैयार किया और जेम्स को धमकी देकर सर चार्ल्स की चाय में मिलवाया। लॉर्ड ब्लैकवुड ने अपना सिर हिलाया। आप इसे साबित नहीं कर सकते। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये वो पाउडर है जो जेम्स के पास बचा हुआ था। हमारी प्रयोगशाला में इसकी जांच हुई है और ये वही विष है जो उस दुर्लभ पौधे से बनता है। लॉर्ड ब्लैकवुड को पता था कि वो पकड़ा गया है। उन्होंने आखिरकार कबूल किया कि उन्होंने सर चार्ल्स की हत्या की थी। मैंने ये व्यापारिक कारणों से किया, उन्होंने कहा। सर चार्ल्स ने मेरे एक बड़े सौदे को बर्बाद कर दिया था। मुझे बड़ा नुकसान हुआ था। लेस्ट्रेड ने लॉर्ड ब्लैकवुड को गिरफ्तार कर लिया। जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके सहयोग के कारण उसे कम सजा मिली। मामला सुलझ गया था। शेरलॉक होम्स ने एक बार फिर अपनी असाधारण प्रतिभा से एक जटिल हत्या के मामले को सुलझाया था। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस जा रहे थे, तो मैंने होम्स से पूछा, होम्स, आपने ये कैसे पता लगाया कि लॉर्ड ब्लैकवुड ही हत्यारा है? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, ये सब सुरागों को जोड़ने का खेल था। डॉक्टर कार्टर का शोध, डॉ थॉम्पसन की चोरी, स्टेशनरी दुकान का कागज और सबसे महत्वपूर्ण मकसद। लॉर्ड ब्लैकवुड के पास सर चार्ल्स को मारने का एक मजबूत कारण था। लेकिन बंद कमरे की समस्या का समाधान कैसे हुआ? वॉटसन, यह कोई बंद कमरे की हत्या नहीं थी। हत्यारा कमरे के अंदर नहीं था। उसने जेम्स का इस्तेमाल करके विष पहुंचाया। यह एक चतुर योजना थी। लेकिन हर अपराधी कोई न कोई गलती करता है। मैंने होम्स की प्रशंसा की। एक बार फिर उन्होंने न्याय की जीत सुनिश्चित की थी। लंदन की धुंध भरी सड़कों पर एक और रहस्य सुलझ गया था और दुनिया एक बार फिर शेरलॉक होम्स की प्रतिभा की ऋणी थी। द अनसीन मर्डर
नए सुराग लॉर्ड ब्लैकवुड की गिरफ्तारी के बाद मामला बंद हो गया लग रहा था, लेकिन होम्स के दिमाग में अभी भी कुछ सवाल थे। वो अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठकर गहरे विचार में डूब जाते थे। वॉटसन, एक दिन उन्होंने कहा, इस मामले में कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या बात है, होम्स? मैंने पूछा। लॉर्ड ब्लैकवुड एक चतुर व्यक्ति है। उन्होंने इतनी सावधानी से योजना बनाई, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जो बहुत स्पष्ट थी। ये अजीब लगता है, मैंने सोचा। शायद दबाव में उन्होंने गलतियां की। हो सकता है, होम्स ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में अभी भी कुछ छिपा हुआ है। अगले दिन लेस्ट्रेड हमारे पास एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया। होम्स, उन्होंने कहा, लॉर्ड ब्लैकवुड ने अपना बयान बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या नहीं की। होम्स की आंखें चमक उठीं। दिलचस्प। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर थॉम्पसन से पौधा खरीदा था, लेकिन किसी और के लिए। वो कह रहे हैं कि कोई और व्यक्ति उनका इस्तेमाल कर रहा था। होम्स ने तुरंत कहा, हमें लॉर्ड ब्लैकवुड से फिर से बात करनी चाहिए। जेल में लॉर्ड ब्लैकवुड एक टूटे हुए व्यक्ति लग रहे थे। उन्होंने होम्स को देखकर कहा, मिस्टर होम्स, मैं आपसे सच कहना चाहता हूं। बताइए, होम्स ने कहा। मैंने सर चार्ल्स की हत्या नहीं की। हां, मैंने डॉ थॉम्पसन से पौधा खरीदा था, लेकिन किसी और के कहने पर। किसके कहने पर? लॉर्ड ब्लैकवुड ने हिचकिचाते हुए कहा, एक व्यक्ति मुझसे मिला था। उसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे कुछ गुप्त व्यापारिक सौदों को उजागर कर देगा। वो व्यक्ति कौन था? मैं नहीं जानता। उसने अपनी पहचान छिपाई हुई थी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली लग रहा था। होम्स ने पूछा, उसने आपसे क्या करने के लिए कहा था? उसने कहा था कि मुझे डॉ थॉम्पसन से एक पौधा खरीदना है और फिर उसे एक खास तरीके से तैयार करना है। उसने मुझे सारी जानकारी दी थी। फिर क्या हुआ? मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे जेम्स को धमकी देकर सर चार्ल्स की चाय में वो पाउडर मिलवाना है। होम्स ने गहराई से सोचा। लॉर्ड ब्लैकवुड, आप पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था। वो व्यक्ति बहुत खतरनाक था और मुझे लगा कि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। होम्स ने कहा, क्या आप उस व्यक्ति के बारे में और कुछ बता सकते हैं? लॉर्ड ब्लैकवुड ने सोचते हुए कहा, वो बहुत बुद्धिमान था। उसे लगता था कि वो हर चीज के बारे में जानता है और उसकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था। होम्स ने लेस्ट्रेड से कहा कि वो लॉर्ड ब्लैकवुड को अभी रिहा न करे, लेकिन उनके बयान की जांच करे। जब हम जेल से निकले तो होम्स गहरे विचार में डूबे हुए थे। वॉटसन, उन्होंने कहा, अगर लॉर्ड ब्लैकवुड सच कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि असली हत्यारा अभी भी बाहर है। लेकिन कौन हो सकता है? मैंने पूछा। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत चतुर है, जिसके पास शक्ति है और जो सर चार्ल्स से छुटकारा पाना चाहता था। होम्स ने सर चार्ल्स के व्यापारिक संबंधों की फिर से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि सर चार्ल्स कई बड़े व्यापारिक सौदों में शामिल थे और उनके कई प्रतिद्वंद्वी थे। वॉटसन, होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि हमें एशवर्थ मैनर में फिर से जाना चाहिए। शायद हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी हो। एशवर्थ मैनर में होम्स ने सर चार्ल्स के अध्ययन कक्ष की फिर से जांच की। इस बार उन्होंने और भी बारीकी से देखा। वॉटसन, यहां देखिए, होम्स ने कहा। सर चार्ल्स की मेज पर कुछ कागजात हैं जिन्हें हमने पहले ध्यान से नहीं देखा था। होम्स ने कागजात को ध्यान से पढ़ा। यह दिलचस्प है। यहां एक पत्र है जो सर चार्ल्स को किसी ने लिखा था। इसमें एक व्यापारिक सौदे के बारे में बात की गई है। कैसा सौदा? मैंने पूछा। एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। लेकिन सर चार्ल्स ने इस सौदे को खारिज कर दिया था। होम्स ने पत्र को और ध्यान से देखा। यह पत्र फार्माकोन कॉरपोरेशन की ओर से है और यहां देखिए,
इसके नीचे एक हस्ताक्षर है। मैंने हस्ताक्षर को देखा। ये किसका हस्ताक्षर है? डॉक्टर विक्टर मॉर्गन। वो फार्माकोन कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। होम्स ने तुरंत डॉक्टर मॉर्गन के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि डॉक्टर मॉर्गन एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो कई बड़े व्यापारिक सौदों में शामिल थे और उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी संदिग्ध थी। वॉटसन, होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर मॉर्गन से मिलना चाहिए। डॉक्टर मॉर्गन का कार्यालय लंदन के व्यापारिक जिले में एक भव्य इमारत में था। जब हम वहां पहुंचे तो उनके सचिव ने कहा कि डॉक्टर मॉर्गन बहुत व्यस्त है। कहिए कि शेरलॉक होम्स उनसे मिलना चाहते हैं। होम्स ने कहा। कुछ मिनटों बाद हमें डॉक्टर मॉर्गन के कार्यालय में ले जाया गया। डॉक्टर मॉर्गन एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, बहुत सुव्यवस्थित और प्रभावशाली। मिस्टर होम्स, डॉक्टर मॉर्गन ने कहा, आपकी प्रसिद्धि के बारे में मैंने बहुत सुना है। आप यहां कैसे आए? होम्स ने कहा, डॉक्टर मॉर्गन, मैं सर चार्ल्स एशवर्थ की मृत्यु के बारे में जांच कर रहा हूं। डॉ मॉर्गन का चेहरा थोड़ा बदल गया। हां, मैंने सुना है। बहुत दुखद बात है। आप सर चार्ल्स को जानते थे? हां, हमारे बीच कुछ व्यापारिक चर्चाएं हुई थी। होम्स ने पत्र निकाला। यह पत्र आपने सर चार्ल्स को लिखा था? डॉक्टर मॉर्गन ने पत्र को देखा। हां, यह मेरा पत्र है। मैंने उन्हें एक व्यापारिक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। हां, दुर्भाग्य से। होम्स ने पूछा, इससे आपको कितना नुकसान हुआ? डॉक्टर मॉर्गन ने हिचकिचाते हुए कहा, यह एक बड़ा सौदा था। इसके खारिज होने से हमें काफी नुकसान हुआ। कितना नुकसान? लगभग 10 लाख पाउंड। ये एक बहुत बड़ी राशि थी। होम्स ने डॉक्टर मॉर्गन को ध्यान से देखा। डॉक्टर मॉर्गन, होम्स ने कहा, क्या आप लॉर्ड ब्लैकवुड को जानते हैं? डॉक्टर मॉर्गन ने थोड़ी देर सोचा। हां, मैं उन्हें जानता हूं। वो भी व्यापारिक जगत में है। क्या आपने कभी उनसे कोई व्यापारिक सौदा किया है? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। होम्स ने कहा, डॉक्टर मॉर्गन, क्या आप डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर को जानते हैं? डॉ मॉर्गन का चेहरा फिर से बदल गया। हां, वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। क्या उन्होंने कभी आपकी कंपनी के लिए काम किया है? डॉक्टर मॉर्गन ने हिचकिचाते हुए कहा, हां, कुछ समय पहले, लेकिन हमने उनके साथ काम बंद कर दिया। क्यों? उनके शोध के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं थे। होम्स ने पूछा, क्या वो दुर्लभ पौधों पर शोध कर रही थी? डॉक्टर मॉर्गन ने अपनी आंखें नीची कर ली। हां, लेकिन उनका शोध बहुत अस्थिर और अप्रत्याशित था। होम्स ने कहा, डॉक्टर मॉर्गन, मुझे लगता है कि आप पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। डॉक्टर मॉर्गन ने परेशानी से कहा, मिस्टर होम्स, मैं नहीं समझ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। होम्स ने अपनी तीखी नजर से डॉक्टर मॉर्गन को देखा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने डॉक्टर कार्टर के शोध का इस्तेमाल करके एक जहर तैयार किया और फिर लॉर्ड ब्लैकवुड को धमकी देकर सर चार्ल्स की हत्या करवाई। डॉक्टर मॉर्गन का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। ये बकवास है। नहीं, डॉक्टर मॉर्गन, आपके पास मकसद था। सर चार्ल्स ने आपके सौदे को खारिज कर दिया था। आपके पास साधन थे, डॉ कार्टर का शोध, और आपके पास अवसर था। आप लॉर्ड ब्लैकवुड को जानते थे और उन्हें धमकी दे सकते थे। डॉक्टर मॉर्गन ने अपना सिर हिलाया। आप इसे साबित नहीं कर सकते। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर मॉर्गन, मैं पहले से ही इसे साबित कर चुका हूं। होम्स ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी और आपने अभी अभी कबूल किया है कि आप डॉक्टर कार्टर के शोध के बारे में जानते थे और लॉर्ड ब्लैकवुड को भी। डॉक्टर मॉर्गन को पता था कि वो पकड़ा गया है। उन्होंने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने डॉक्टर कार्टर के शोध का इस्तेमाल करके एक धीमा जहर तैयार किया था। फिर उन्होंने लॉर्ड ब्लैकवुड को धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनके कुछ गैरकानूनी व्यापारिक सौदों को उजागर कर देंगे।
लॉर्ड ब्लैकवुड डर के कारण डॉक्टर मॉर्गन की बात मान गए और उन्होंने डॉक्टर थॉम्पसन से पौधा खरीदा। फिर डॉक्टर मॉर्गन ने उस पौधे से जहर तैयार किया और लॉर्ड ब्लैकवुड को जेम्स को धमकी देने के लिए कहा। यह एक जटिल और चतुर योजना थी जिसमें डॉ मॉर्गन ने अपनी पहचान छिपाई और दूसरों का इस्तेमाल किया। लेस्ट्रेड ने डॉक्टर मॉर्गन को गिरफ्तार कर लिया। लॉर्ड ब्लैकवुड को रिहा कर दिया गया, हालांकि उन पर कुछ छोटे आरोप लगे। मामला आखिरकार सुलझ गया था। शेरलॉक होम्स ने एक बार फिर अपनी असाधारण प्रतिभा से एक जटिल हत्या के मामले को सुलझाया था। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस जा रहे थे तो मैंने होम्स से पूछा, होम्स, आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर मॉर्गन ही असली अपराधी है? होम्स ने कहा, वॉटसन, ये सब सुरागों को जोड़ने का खेल था। जब लॉर्ड ब्लैकवुड ने अपना बयान बदला तो मुझे लगा कि कोई और व्यक्ति इस साजिश के पीछे है। फिर जब मैंने सर चार्ल्स के कागजात में डॉक्टर मॉर्गन का पत्र देखा और पता चला कि उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था तो मुझे संदेह हुआ। लेकिन आपने उन्हें कैसे फंसाया? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब केवल असली अपराधी ही जान सकता था। जब उन्होंने डॉ कार्टर के शोध और लॉर्ड ब्लैकवुड के बारे में जानकारी दिखाई तो मुझे पता चल गया कि वही असली मास्टरमाइंड है। मैंने होम्स की प्रशंसा की। एक बार फिर उन्होंने न्याय की जीत सुनिश्चित की थी। लंदन की धुंध भरी सड़कों पर एक और रहस्य सुलझ गया था और दुनिया एक बार फिर शेरलॉक होम्स की प्रतिभा की ऋणी थी। कहानी का अंत यही नहीं होता। होम्स की जांच ने एशवर्थ परिवार के भीतर गहरे दबे रहस्यों को उजागर कर दिया था। लेडी एशवर्थ हालांकि हत्या में शामिल नहीं थी, लेकिन उनके गुप्त संबंध और सर चार्ल्स के प्रति उनकी उदासीनता ने उन्हें समाज में बदनाम कर दिया। डॉ कार्टर अपने ज्ञान के अनजाने दुरुपयोग से दुखी होकर लंदन छोड़कर एक दूर दराज के गांव में चली गई, जहां उन्होंने अपना जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। और बटलर जेम्स अपने अपराध के बोझ तले दबा हुआ जेल में अपने दिन गिन रहा था। उसका प्रतिशोध, जो उसे एक पल के लिए संतोषजनक लगा था, अब उसके लिए एक अंतहीन पीड़ा का स्रोत बन गया था। होम्स और मैं 221 बी बेकर स्ट्रीट के अपने शांत कमरे में लौट आए। आग की लपटों के सामने बैठकर हमने इस जटिल मामले पर विचार किया। ये एक अनुस्मारक था कि मानव हृदय कितना जटिल हो सकता है और प्रतिशोध की आग किसी व्यक्ति को किस हद तक ले जा सकती है। हर अपराध, वॉटसन, होम्स ने अपनी पाइप से धुआं छोड़ते हुए कहा, एक मानवीय कहानी है और एक जासूस का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना भी है। और उस धुंध भरी शाम में जब लंदन शहर सो रहा था, मैं जानता था कि शेरलॉक होम्स की तलाश कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा एक और रहस्य होगा, एक और पहेली होगी, जिसे सुलझाने के लिए उनकी असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होगी। और मैं हमेशा की तरह उनके साथ उस यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहूंगा। द अनसीन मर्डर एक नया मोड़। सर चार्ल्स एशवर्थ की हत्या का मामला सुलझ चुका था। बटलर जेम्स ने अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन होम्स के दिमाग में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल थे। बटलर जेम्स, एक वफादार सेवक, अचानक इतना शातिर हत्यारा कैसे बन गया? क्या सिर्फ प्रतिशोध ही उसका एकमात्र मकसद था? होम्स को लगा कि इस कहानी में अभी भी कुछ ऐसा है जो सतह के नीचे छिपा हुआ है। एक शाम जब मैं अपने नोट्स को व्यवस्थित कर रहा था, होम्स ने अचानक अपनी कुर्सी से उठकर कहा, वॉटसन, मुझे लगता है कि हमने एक महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर दिया है। बटलर जेम्स का बेटा थॉमस, जिसका व्यवसाय सर चार्ल्स ने बर्बाद कर दिया था, क्या वो वास्तव में इतना सीधा साधा था जितना वह दिखता था? मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। लेकिन होम्स, थॉमस तो दिवालिया हो गया था। वो एक पीड़ित था। बिल्कुल, होम्स ने कहा, लेकिन क्या यह सब एक नाटक नहीं हो सकता? एक ऐसा नाटक जो हमें असली अपराधी से दूर ले जाए?
होम्स ने लेस्ट्रेड को थॉमस जेम्स के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। कुछ दिनों बाद लेस्ट्रेड एक चौंकाने वाली खबर के साथ लौटा। थॉमस जेम्स, जो कथित तौर पर दिवालिया हो गया था, उसने हाल ही में एक नया, बहुत ही सफल व्यवसाय शुरू किया था और उसके पास एक बड़ी राशि भी थी, जो उसके पिछले दिवालियापन के बाद अकल्पनीय थी। यह दिलचस्प है, वॉटसन, होम्स ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। एक दिवालिया व्यक्ति अचानक इतना धनी कैसे हो सकता है? होम्स ने थॉमस जेम्स के नए व्यवसाय की जांच शुरू की। ये एक आयात निर्यात कंपनी थी, जो पूर्वी देशों से दुर्लभ जड़ी बूटियों और मसालों का व्यापार करती थी। होम्स को तुरंत उस दुर्लभ पौधे की याद आई, जिसका उपयोग सर चार्ल्स की हत्या में किया गया था। वॉटसन, होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि हमें थॉमस जेम्स से फिर से बात करनी होगी। हम थॉमस जेम्स के नए कार्यालय पहुंचे, जो लंदन के एक पॉश इलाके में स्थित था। थॉमस, एक युवा, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, हमें देखकर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मिस्टर जेम्स, होम्स ने अपनी शांत आवाज में कहा, आपके पिता ने सर चार्ल्स एशवर्थ की हत्या का अपराध कबूल कर लिया है। थॉमस का चेहरा सफेद पड़ गया। हां, मुझे पता है, यह मेरे लिए बहुत दुखद है, लेकिन मुझे यह भी पता चला है कि आपने हाल ही में एक नया, बहुत ही सफल व्यवसाय शुरू किया है, होम्स ने कहा, और आपके पास एक बड़ी राशि भी है। यह सब कैसे हुआ? थॉमस ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने कड़ी मेहनत की, मिस्टर होम्स, और मुझे कुछ अच्छे अवसर मिले। अच्छे अवसर या एक हत्या का परिणाम? होम्स ने सीधे पूछा। थॉमस ने अपनी आंखें झुका ली। मैं नहीं समझ रहा हूं, मिस्टर होम्स। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं, मिस्टर जेम्स, होम्स ने कहा। आपके पिता ने हमें बताया कि सर चार्ल्स ने आपके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया था। लेकिन क्या यह सच था, या यह सब एक नाटक था, जिसे आपने और आपके पिता ने मिलकर रचा था? थॉमस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने पिता का इस्तेमाल किया, होम्स ने कहा। आपने उन्हें प्रतिशोध के लिए उकसाया और आपने उन्हें वो विष प्रदान किया। आपने उन्हें बताया कि यह सर चार्ल्स को सबक सिखाने का एक तरीका होगा, लेकिन आपने उन्हें यह नहीं बताया कि यह उन्हें मार डालेगा। थॉमस ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उनमें गुस्सा और डर का मिश्रण था। यह झूठ है, मेरे पिता ने यह सब खुद किया। नहीं, मिस्टर जेम्स, होम्स ने कहा, आपके पिता एक वफादार व्यक्ति थे। वो कभी भी अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाते, जब तक कि उन्हें किसी ने उकसाया न हो। और वो व्यक्ति आप थे। आपने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया कि सर चार्ल्स उनके दुश्मन हैं, और आपने उन्हें वो हथियार दिया। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला। यह आपके नए व्यवसाय के गोदाम से मिला है। यह वही दुर्लभ पौधा है जिसका उपयोग सर चार्ल्स की हत्या में किया गया था, और यह पौधा केवल एक ही स्थान पर उगता है, आपके गृहनगर, जेम्स। थॉमस का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। वो जानता था कि वो पकड़ा गया है। आपने अपने पिता को मोहरा बनाया, मिस्टर जेम्स, होम्स ने कहा। आपने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वो अपने बेटे के लिए न्याय कर रहे हैं, जबकि आप केवल अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आपने सर चार्ल्स की मृत्यु से लाभ उठाया और आपने अपने पिता को जेल भेज दिया। थॉमस जेम्स टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने अपने पिता को सर चार्ल्स के खिलाफ भड़काया था और उसने उन्हें वो विष प्रदान किया था। उसने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया था कि यह केवल सर चार्ल्स को बीमार करेगा, लेकिन उन्हें मारेगा नहीं। उसका मकसद केवल पैसा था, और वो अपने पिता का इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहता था। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। बटलर जेम्स, जो पहले एक हत्यारा लग रहा था, अब एक पीड़ित था, जिसे उसके अपने बेटे ने धोखा दिया था। लेस्ट्रेड ने थॉमस जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस जा रहे थे, तो मैंने होम्स से पूछा, लेकिन होम्स,
आपने ये कैसे पता लगाया? बटलर जेम्स ने तो अपना अपराध कबूल कर लिया था। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, एक अच्छे जासूस को हमेशा सतह के नीचे देखना चाहिए। बटलर जेम्स का कबूलनामा बहुत आसान लग रहा था। एक वफादार सेवक जो अपने मालिक की हत्या करता है, वो भी इतने शातिर तरीके से, ये मेरे लिए एक लाल झंडा था। और जब मैंने थॉमस के नए व्यवसाय और उसकी अचानक मिली दौलत के बारे में सुना, तो मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। तो डॉक्टर कार्टर और लेडी एशवर्थ का क्या? मैंने पूछा। डॉ कार्टर के पास ज्ञान था, लेकिन मकसद नहीं, होम्स ने कहा। और लेडी एशवर्थ के पास मकसद था, लेकिन ज्ञान नहीं। केवल थॉमस जेम्स के पास दोनों थे, मकसद और ज्ञान। और उसने अपने पिता का इस्तेमाल एक मोहरे के रूप में किया। यह मामला, जो पहले एक साधारण हत्या लग रहा था, अब एक जटिल पारिवारिक साजिश में बदल गया था। शेरलॉक होम्स ने एक बार फिर अपनी असाधारण प्रतिभा से एक अदृश्य हत्यारे को बेनकाब कर दिया था और एक ऐसे अपराधी को पकड़ा था जो अपने ही पिता का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाया। लंदन की धुंध भरी सड़कों पर न्याय की एक और जीत हुई थी और शेरलॉक होम्स की किंवदंती एक बार फिर मजबूत हो गई थी। द अनसीन मर्डर अंतिम अध्याय थॉमस जेम्स की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में चला गया। बटलर जेम्स, जो अपने बेटे के धोखे से टूट चुका था, ने अदालत में अपनी गवाही दी। उसने बताया कि कैसे थॉमस ने उसे सर चार्ल्स के खिलाफ भड़काया था और कैसे उसने उसे वो विष दिया था, ये कहकर कि ये केवल सर चार्ल्स को बीमार करेगा। बटलर ने अपने बेटे के प्रति अपने प्यार और वफादारी के कारण ये सब किया था, ये सोचकर कि वो अपने बेटे के लिए न्याय कर रहा है। डॉ एलिजाबेथ कार्टर को भी गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपने शोध के बारे में बताया और कैसे उस दुर्लभ पौधे से बने यौगिक का उपयोग दिल के दौरे को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। उनकी गवाही ने होम्स के सिद्धांत को और मजबूत किया। लेडी एशवर्थ, हालांकि हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, लेकिन उनके गुप्त संबंध और सर चार्ल्स के प्रति उनकी उदासीनता ने उन्हें समाज में बदनाम कर दिया। उनके प्रेमी रिचर्ड को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके पास हत्या में शामिल होने का कोई सबूत नहीं था। अदालत में थॉमस जेम्स ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन होम्स के तार्किक और अकाट्य सबूतों के सामने वो टिक नहीं पाया। होम्स ने विस्तार से बताया कि कैसे थॉमस ने अपने पिता का इस्तेमाल एक मोहरे के रूप में किया, कैसे उसने विष प्राप्त किया और कैसे उसने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया कि ये केवल सर चार्ल्स को बीमार करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे थॉमस ने सर चार्ल्स की मृत्यु से लाभ उठाया और कैसे उसने अपने नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। जूरी ने थॉमस जेम्स को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बटलर जेम्स को अपने बेटे द्वारा धोखा दिए जाने और हत्या में अनजाने में शामिल होने के कारण कम सजा मिली। उसे कुछ वर्षों के लिए जेल भेजा गया, लेकिन उसकी आत्मा पर लगा घाव कभी नहीं भरा। मामला पूरी तरह से सुलझ चुका था। लंदन की सड़कों पर एक बार फिर शांति थी, लेकिन इस मामले ने होम्स और मुझे एक गहरा सबक सिखाया था। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि मानवीय लालच, धोखे और प्रतिशोध की एक दुखद कहानी थी। एक शाम, जब मैं 221 बी बेकर स्ट्रीट में होम्स के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा, होम्स, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम केवल मानवीय दुखों और बुराइयों के बीच ही रहते हैं? होम्स ने अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया। वॉटसन, दुनिया में बुराई है, ये सच है, लेकिन अच्छाई भी है, और हमारा काम एक जासूस के रूप में उस अच्छाई को बचाने और बुराई को बेनकाब करने का है। हर बार जब हम एक अपराधी को पकड़ते हैं, तो हम दुनिया को थोड़ा और सुरक्षित बनाते हैं। मैंने उनकी बात पर सहमति व्यक्त की। शेरलॉक होम्स अपनी असाधारण बुद्धि और अद्वितीय अवलोकन कौशल के साथ न केवल एक जासूस थे,
बल्कि न्याय के एक प्रतीक भी थे। और मैं, डॉ जॉन वॉटसन, हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके हर कदम पर, हर रहस्य को सुलझाने में। लंदन की धुंध भरी गलियों में, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है, शेरलॉक होम्स और मैं हमेशा तैयार रहेंगे, एक और रहस्य को सुलझाने के लिए, एक और अपराधी को बेनकाब करने के लिए, और न्याय की लौ को जलाए रखने के लिए। समाप्त। द अनसीन मर्डर, एक अनकही कहानी। सर चार्ल्स एशवर्थ की हत्या का मामला अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसके निशान गहरे थे। बटलर जेम्स, जेल में अपनी सजा काटते हुए, अपने बेटे के धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। थॉमस जेम्स, अपनी महत्वाकांक्षा और लालच के कारण अब सलाखों के पीछे था। और लॉर्ड ब्लैकवुड, जिसकी शक्ति और प्रभाव कभी असीमित लगते थे, अब एक अपराधी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। होम्स और मैं 221 बी बेकर स्ट्रीट के अपने शांत कमरे में अक्सर इस मामले पर चर्चा करते थे। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान की एक गहरी पड़ताल थी। वॉटसन, एक दिन होम्स ने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि बटलर जेम्स ने अपने बेटे के प्रति इतनी वफादारी क्यों दिखाई? वो जानता था कि थॉमस उसे झूठ बोल रहा था, फिर भी उसने उसकी बात मानी। मैंने सोचा, शायद पिता का प्यार। होम्स, एक पिता अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, होम्स ने कहा, लेकिन यह सिर्फ प्यार नहीं था। बटलर जेम्स ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा सर चार्ल्स की सेवा में बिताया था। उसने अपनी पहचान सर चार्ल्स के बटलर के रूप में बनाई थी। जब सर चार्ल्स ने उसके बेटे के व्यवसाय को बर्बाद किया, तो बटलर को लगा कि उसकी वफादारी का अपमान हुआ है। उसे लगा कि सर चार्ल्स ने उसे धोखा दिया है। तो यह प्रतिशोध का एक और रूप था। मैंने पूछा, हां, वॉटसन, होम्स ने कहा, लेकिन यह एक जटिल प्रतिशोध था। बटलर जेम्स अपने बेटे के माध्यम से सर चार्ल्स से बदला लेना चाहता था, लेकिन वो सीधे तौर पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे लगा कि थॉमस केवल सर चार्ल्स को सबक सिखाएगा, उन्हें मारेगा नहीं। ये एक दुखद सच्चाई थी। बटलर जेम्स, अपनी वफादारी और अपने बेटे के प्रति प्यार के कारण, एक ऐसे अपराध में शामिल हो गया था जिसे वो कभी अंजाम नहीं देना चाहता था। और थॉमस जेम्स, उसकी महत्वाकांक्षा और लालच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से वापसी असंभव थी। उसने अपने पिता का इस्तेमाल किया, अपने परिवार को धोखा दिया और अंततः अपनी स्वतंत्रता खो दी। ये मामला हमें सिखाता है, वॉटसन, होम्स ने कहा, कि अपराध केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं और प्रेरणाओं का एक जटिल परिणाम है। हर अपराधी के पीछे एक कहानी होती है, और एक जासूस का काम उस कहानी को समझना है। मैंने होम्स की बात पर सहमति व्यक्त की। ये मामला अपनी सभी जटिलताओं के साथ हमें मानवीय स्वभाव की गहराई में ले गया था। यह हमें सिखाता है कि कैसे लालच, प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा एक व्यक्ति को अंधेरे के रास्ते पर धकेल सकती है। लंदन की धुंध भरी सड़कों पर, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है, शेरलॉक होम्स और मैं हमेशा तैयार रहेंगे, एक और रहस्य को सुलझाने के लिए, एक और अपराधी को बेनकाब करने के लिए, और न्याय की लौ को जलाए रखने के लिए। समाप्त।